अब ये ट्रंप और शी जिनपिंग तो मिल गए। ट्रंप ने कहा कि बातचीत बड़ी अच्छी रही है। आपको लगता है कि ये टैरिफ को लेकर, ट्रेड को लेकर जिन अनिश्चितताओं ने बाजार को अपने ग्रिप में करके रखा था वो काफी हद तक दूर हो चुकी हैं और यहां से हम अब एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ, मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि ये ट्रेड रिलेटेड जो एक अनसर्टनिटी शुरू हुई थी इस साल के शुरुआत में, अप्रैल में जब ट्रंप आए थे, उन्होंने पूरी दुनिया के सारे देशों पे टैरिफ लगाया था और एक एक करके यूएस ने काफी देशों के साथ में ट्रेड साझेदारी या डील कर ली है। और मुझे लगता है ये चाइना के साथ में भी जो यूएस का ट्रेड वॉर कह लो या टैरिफ वॉर कह लो, हालांकि ये चलता रहेगा लंबे समय तक, पर फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ट्रेड बढ़ेगा या थोड़े जो टैरिफ्स हैं कम होंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो इंडिया के साथ ट्रेड डील है, होपफुली जिस तरह के जो हमें बयान सुनने में मिल रहे हैं दोनों पक्षों से, उससे लग रहा है कि प्रॉब्ली ये नवंबर महीने में ट्रेड डील हो जानी चाहिए और उसकी वजह से जो इंडिया पे एक 50% ये जो यूएस ने प्यूनिटिव टैरिफ लगाए हैं वो निश्चित तौर पे कम होके शायद 20% के आसपास आ जाए। और उससे जो थोड़ा सा क्षति पहुंची है कुछ एक सेक्टर्स को इकोनॉमी में, वो एक तो दूर होगी और एक मोर इम्पोर्टेंटली एक पॉजिटिव क्लाइमेट या एटमॉस्फेयर बनेगा ग्रोथ का और डेवलपमेंट का, और उसका निश्चित तौर पे बाजार पे एक पॉजिटिव असर होगा। पर पॉजिटिव असर होगा ग्रोथ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर एक पॉजिटिव संकेत हम आगे देखेंगे। और जो 57% का टैरिफ था चाइना पर, अब चूंकि 10% का जो फैंटनल रिलेटेड जो टैरिफ था 10% का एडिशनल, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। तो चाइना पर जो टैरिफ है 57% से घट के हो गया है 47% पर। तो निश्चित तौर पर एक राहत की चीज है। पंकज जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। आईटी को लेकर भी काफी ज्यादा हमने बयानबाजियां देखी, कई सारे अमेरिका की तरफ से एक्शन देखे। H1B वीजा को लेकर भी काफी चीजें हुई हैं। एआई का दौर चल रहा है, एनवीडिया हम देख रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। आईटी स्टॉक्स को आप कैसे देख रहे हैं सर? क्या आपको लगता है कि हमारी जो भारतीय आईटी कंपनीज हैं, इनकी थिंकिंग में, इनकी पोजिशनिंग में कोई बदलाव, ऐसा डायनेमिक बदलाव आ रहा है? क्योंकि बाकी कंपनीज तो एआई की राह पर हैं, भारतीय कंपनीज अभी बातचीत कर रही हैं, लेकिन आप कितने कन्विंस्ड हैं उनके इंटेंट को लेकर? देखिए, ये साल आईटी सेक्टर के लिए और आईटी कंपनियों के लिए अच्छा नहीं रहा है। जैसे कि हमने देखा है, अगर आप लार्ज कैप आईटी कंपनी में देखें तो स्टॉक्स 15 से 20% डाउन है ये साल। पर थोड़ा सा ये ट्रेड का और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का एक हैंगओवर था, जिसकी वजह से यूएस में जो कहते हैं कंपनीज आईटी स्पेंडिंग अपनी जो है बढ़ाई नहीं थी, और ये और उसकी वजह से हमारी इंडियन आईटी कंपनीज पे भी इम्पैक्ट हुआ है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जो आने वाला साल है, अगला साल है, 2026 का साल है, ये आईटी कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ये इन्वेस्टर्स जिनका थोड़ा सा मीडियम से लॉन्ग टर्म व्यू है, उनके लिए अच्छा समय है आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। जैसे कि आपने एआई की बात की और एनवीडिया, जो एक हमने देखा हिस्टोरिक $5 ट्रिलियन मार्केट कैप, एक सिंगल कंपनी, आप देखें कॉन्टेक्स्ट में तो इंडिया का टोटल मार्केट कैप 5.46 5.5 ट्रिलियन है और एक एनवीडिया का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन हो गया है। तो ये टेक्नोलॉजी का अजूबा है, दुनिया में ऐसा होता रहता है। पर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि $5 ट्रिलियन सिंगल कंपनी मार्केट कैप पे पहुंच गई है। इंडिया में डायरेक्ट एआई पे कंपनी नहीं है जो डायरेक्ट एआई इनोवेशन कर रही हैं या फाउंडेशन मॉडल बना रही हैं, जैसे कि ओपन एआई बना रहा है। पर जैसे जैसे दुनिया की सारी कंपनियां एआई को अडॉप्ट करेंगी या अपनाएंगी, तो उसमें भारतीय आईटी कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज हमने जो देखा है, हमारी आईटी कंपनीज का जो मॉडल है पिछले 30-40 सालों से, जब कोई भी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो जाता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़े बिजनेसेस हो, उन सबको वो अडॉप्ट करनी पड़ती है, और वो अडॉप्शन और इम्प्लीमेंटेशन में इंडियन आईटी कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है वर्ल्ड वाइड। तो मुझे लगता है अब जैसे जैसे एआई का इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगा, तो इंडियन आईटी कंपनीज को काफी फायदा होगा उसका, और उसी से मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो साल है 2026 का, ये आईटी कंपनियों के लिए काफी बेटर रहेगा। तो हालांकि ये साल स्टॉक्स अच्छे नहीं किए हैं, पर मेरे हिसाब से सेक्टर में वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गए हैं, और ये एक अच्छा टाइम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आईटी में जाके इन्वेस्ट करने के लिए।
लॉन्ग टर्म में आईटी के लिए पॉजिटिव नज़रिया आपका। गुड मॉर्निंग तृप्ति दिस साइड। सर मेरा सवाल है, मिड कैप स्पेस में हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस ऊंचे हैं, साथ ही फंडामेंटल्स भी अब इम्प्रूव हो रहे हैं। क्या ये रैली आगे जाकर सस्टेनेबल होगी या फिर सेंटिमेंट ड्रिवन फेस है? आपके व्यू में मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरीज, इनमें से कोई सेक्टर जहां पर आगे जाकर ज़्यादा फायदा मिल सकता है, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं? गुड मॉर्निंग तृप्ति। देखिए, कोई भी शेयर बाजार में जो रैली होती है उसमें सेंटिमेंट का तो हिस्सा हम हाथ या हिस्सा आप जो भी बोले हमेशा रहता है, बिकॉज एक सेंटिमेंट प्ले करता है हमेशा मार्केट पे। पर मेरा ये मानना है कि ये जो हमारा मार्केट आज जिस भी लेवल पे है, निफ्टी देखें तो आप 25,809 के आसपास है, ये फंडामेंटली सपोर्टेड है बिकॉज अर्निंग्स मतलब मार्केट के वैल्यूएशन रीजनेबल है। 20 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे है निफ्टी इंडेक्स, जो कि लास्ट इंडियन मार्केट से आप देखें लास्ट 20 साल का एवरेज के आसपास है। तो मार्केट में कोई ऐसा वैल्यूएशन फ्रॉथ नहीं है एग्रीगेट लेवल पे या इंडेक्स लेवल पे। मार्केट से रीजनेबल प्राइस एंड ये फंडामेंटली सपोर्टेड है, तो सेंटिमेंट का तो हिस्सा रहता है, रोल रहता ही है। बट मार्केट्स में हमेशा ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि फंडामेंटल सपोर्ट है कि नहीं, और मेरे हिसाब से वो है। मुझे लगता है यहाँ लास्ट एक साल मार्केट्स जैसे हमने देखा है कि फ्लैटिश रहे हैं, निफ्टी का रिटर्न ऑलमोस्ट 0% रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले एक साल में निफ्टी आराम से 13-14% के आसपास रिटर्न कर सकता है, जो कि एक बड़ा ही हेल्दी रिटर्न है। जहां तक सेक्टर्स की आपने बात की है, कैपिटल गुड्स एज ए सेक्टर, अगेन मुझे लगता है यहाँ से सिलेक्ट कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप की जहां तक बात है, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे हैं, तो मेरी यही सलाह रहेगी सारे निवेशकों से कि आप थोड़ा सा उसमें ड्यू डिलिजेंस करके स्टडी करके फिर इन्वेस्ट करें। बिकॉज ये भी है कि मार्केट्स में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हैं, या कंपनीज हैं जिनका बिजनेस मॉडल जो है वो स्ट्रॉन्ग या सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सब चीजों को जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं उनको ये सारी चीजें समझना जरूरी है अपना पैसा लगाने के पहले। तो हालांकि मिड कैप अच्छे करेंगे, पर मिड कैप अच्छे करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हर मिड कैप स्टॉक बढ़ेगा। जो हम एक कहते हैं कि मार्केट में देयर विल बी डिस्टिंक्शन बिटवीन मेन एंड बॉयज, तो अच्छे मिड कैप कंपनी और खराब मिड कैप कंपनियों के बीच में एक डिस्टिंक्शन मार्केट दिखाएगा मुझे लगता है आने वाले साल में। एंड इसलिए वन शुड केयरफुली सिलेक्ट स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ वेयर टू इन्वेस्ट एंड विच कंपनीज टू इन्वेस्ट। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही बात है सर, आपको डिस्टिंक्शन करनी भी पड़ेगी। मिड कैप में, स्मॉल कैप में जैसी जैसी छोटी कंपनी में जाएंगे आपको थोड़ी बारीकी सी चीज़ों को देखना चाहिए। दो सेक्टर के बारे में और आपसे राय जानना चाहूंगा पंकज जी। एक तो है ऑटो। ऑटो में काफ़ी कुछ हो रहा है। ऑटो में हम देख रहे हैं कि ईवी की तरफ शिफ्ट है, प्रीमियमाइजेशन की तरफ फोकस हम देख रहे हैं टू व्हीलर कंपनीज की ओर से। ऑटो कंपनीज क्या पैसे बना के देंगी लॉन्ग रन में? कितनी उम्मीदें आप करके चल रहे हैं और कौन से की एरिया पर आप फोकस कर रहे हैं? एक तो सवाल ये हो गया। और दूसरा, टेलीकॉम में आप क्या भविष्य देख रहे हैं? अब ये वोडाफोन वाला मामला भी सर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, हालांकि उसको पॉजिटिव माना जा रहा है, हालांकि शेयर नीचे आ रहा है। आप कंपनी स्पेसिफिक नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन चूंकि ये सेक्टर से जुड़ा मसला है तो इस पर आप एक राय आपसे जरूर चाहेंगे। टेलीकॉम पे हम मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है टेलीकॉम स्टॉक्स अगर आप देखें पिछले 5 साल में भारती का स्टॉक ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन द टॉप 200 कंपनीज ऑफ इंडिया। और मुझे लगता है आने वाले समय में टेलीकॉम कंपनीज अच्छी करेंगी, बिकॉज हमने देखा है सेक्टर में काफी कंसोलिडेशन हो चुका है। वाइल वोडाफोन का ये मामला चल रहा है, पर वोडाफोन इज लॉस मेकिंग। दो ही कंपनियां हैं जो पूरे सेक्टर में प्रॉफिट करती हैं, जो कि जियो और भारती। और जैसे हम सब जानते हैं नेक्स्ट ईयर में जियो का भी आईपीओ आने वाला है। सो मेरा व्यू दोनों ही टेलीकॉम स्टॉक जो लीडिंग टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, विच इज जियो को हम रिलायंस के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भारती, दोनों पे पॉजिटिव है। और हमारे फंड में हमारी इन कंपनियों में ओनरशिप भी है, मैं ये बता दूं आपके दर्शकों के लिए। तो मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है, मुझे लगता है सेक्टर अच्छा करेगा। ऑटोज पे भी मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है, बिकॉज हम 3 साल के स्लो डाउन से आ रहे हैं ऑटो सेक्टर में। जीएसटी की वजह से एक बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है ऑटो सेक्टर में रिवाइवल के लिए, बिकॉज कार्स के या एसयूवीज के प्राइसेस या टू व्हीलर्स के प्राइसेस ऑलमोस्ट 7 to 10% डाउन हो गए हैं। और उसकी वजह से हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रिवाइवल या रिसर्जेंस जो हम कहते हैं हमने देखा है ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीरियड। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये डिमांड जो है हमें मुझे लगता है ये सस्टेन करेगी, बिकॉज पिछले 2 साल से स्लो डाउन था। तो उसका मतलब ये था कि कंज्यूमर्स ने पिछले 2 साल से गाड़ियां नहीं खरीदी हैं, तो वो एक पेंटअप डिमांड है इकोसिस्टम में।
और अब क्योंकि जीएसटी कट की वजह से प्राइसेस कम हो गए हैं और फरवरी में जो गवर्नमेंट ने टैक्स की राहत दी थी उसकी वजह से आज कंज्यूमर्स के हाथ में ज्यादा पैसे हैं और इन दोनों के बीच में आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट्स रेट कट्स दिए हैं तो जिसकी वजह से कार लोन की रेट कम हो गई है। तो तीनों फैक्टर एक बहुत बड़ा डिमांड ड्राइवर के रूप में ड्राइव करेंगे ऑटो सेक्टर की डिमांड। तो मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 साल में ऑटो सेक्टर मतलब काफी अच्छा करेगा और कंपनीज काफी अच्छा करेंगी। और मुझे लगता है इसमें वाइल डिमांड अक्रॉस द बोर्ड है तो दोनों जगह पे ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को, ये इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हम एक बोलते हैं ऑटो कंपनीज या ओईएम में, जैसे कि मारुति है, टाटा मोटर्स है या हुंडई भी लिस्टेड है। तो वो ओईएम जो कार बनाती हैं और इसका बेनिफिट ऑटो एंसिलरीज को मिलेगा, जो कंपनी जिनको स्पेयर पार्ट्स और पार्ट सप्लाई करती हैं तो अच्छी ऑटो एंसिलरीज कंपनीज में भी ग्रोथ आएगी। तो एक अगर कॉम्प्रिहेंसिव सेक्टर का व्यू देखें तो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्टर पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। पंकज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट समेत तमाम सेक्टर्स पर विस्तार से चर्चा के लिए। शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद।